फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने, उसमें भी पॉइंट के बारे में पहले पढ़ रहे थे। सबसे पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला देखा कि दो पॉइंट है तो उनके बीच की डिस्टेंस x1 y1 एंड x2 y2 है, तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है? रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। सेकेंड फिर हमने देखा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या था? अगर कोई पॉइंट P है जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका क्या फार्मूला होता है? mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये था। यहाँ प्लस होता है जब इंटरनल डिवीजन हो, और इसी प्लस के प्लेस पर क्या हो जाता है? यहाँ माइनस हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन में। ये प्लस था इंटरनल डिवीजन के लिए और माइनस है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में जो फार्मूले पढ़े थे वापस देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं था, तो बस फार्मूले देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी सेक्शन फार्मूले से एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। मिड पॉइंट अगर लिखना हो, मिड पॉइंट आप लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2, क्या होगा वो? x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। ये है सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट। थर्ड, इसमें हमने सेक्शन फार्मूले से ही रिलेटेड है वैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ा था। ये लास्ट पॉइंट यही तो पढ़ा था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट में? सर AP is दो to पॉइंट्स P और Q हैं ऐसे, रेशियो सेम हो जाता है। सर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो सेम है। such that they divides A and B, line joining A and B, क्या कंप्लीट लिख सकते हैं? they divide line joining A and B in the same ratio internally and externally, in the same ratio internally and externally। एक इंटरनल डिवाइड कर रहा हो और एक एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हो, तो देन P and Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इस तरह से A B, एक पॉइंट P है यहाँ और इधर Q है। P और Q दोनों AB को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। AP इज टू PB, M इज टू N है ये, लेकिन इंटरनल है, और AQ इज टू QB, ये भी अगर M इज टू N है, सेम रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए, ये एक्सटर्नल है, तो देन P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आप ये भी बोल सकते हैं AP अपान PB, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QB इज इक्वल टू M बाई N, और M बाई N भी एक रियल नंबर है, तो आप उसको लैम्डा या K ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट इज लैम्डा इज टू 1। रेशियो जब अननोन हो तो आप उसको m/n की जगह लैम्डा इज टू 1 और k/1 एज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि अननोन कम से कम कैलकुलेट करने पड़े। अच्छा, इसमें और क्या बताया था आपको? ये AP, AB एंड AQ इसमें होते हैं R in HP, ये HP में होते हैं AP, AB एंड AQ। HP मीन्स 2 अपान AB विल बी इक्वल टू 1 अपान AP प्लस 1 अपान AQ। देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ग्रुप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। देखें इसका एक्सप्लेनेशन, प्रूफ मैंने नहीं बताया था, यहीं तक किया था लास्ट क्लास में,
अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे आया ये, क्यों है एचपी में। मैंने यहाँ क्या लिखा, एपी अपान पीबी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा रेशियो जिम कर लिया ना, तो एपी बराबर कितना होगी, लैम्डा पीबी, ठीक है। और पीबी इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, एपी अपान लैम्डा, ऐसे भी ले सकते हैं। यहां से देखो ए बी कितना है, ए बी है ए पी प्लस पीबी, ए बी को ए पी प्लस पीबी लिख सकते हैं। पीबी की वैल्यू क्या रख दो, ए पी अपान लैम्डा, ए पी कॉमन लिया, एलसीएम लिया तो लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा, ऐसे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए पी की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, या 1 अपान ए पी निकाल लो, क्योंकि वहां 1 अपान ए पी है, तो यहां भी 1 अपान ए पी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यह जाएगा 1 अपान ए पी इज इक्वल टू, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपान ए पी कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 अपान लैम्डा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से आपने। ऐसे ही ए क्यू और अपान क्यू भी कितना है, वो भी लैम्डा है, मीन्स ए क्यू अपान लैम्डा इज इक्वल टू क्यू भी है। फिर से देखिए ए बी एक्सटर्नल डिवीजन है तो ए क्यू माइनस क्यू भी है, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, ए बी क्या है, ए क्यू माइनस क्यू बी है क्या। अब ए क्यू बी की जगह क्या लिखोगे, ए क्यू अपान लैम्डा, एलसीएम लिया तो ए क्यू इंटू लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वैसे ही इसको भी लिख लेते हैं, 1 अपान क्यू बी विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा ए बी, ये 1 अपान ए पी आ गया और ये 1 अपान ए क्यू आ गया। इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ले लिया मैंने, दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 अपान ए पी प्लस 1 अपान ए क्यू इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है लैम्डा ए बी, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1, 1 कैंसिल, 2 लैम्डा, लैम्डा कैंसिल तो 2 अपान ए बी, तो 1 अपान ए पी प्लस 1 अपान ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपान ए बी। देयरफॉर ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी, ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। स्टार्टिंग से यहाँ से देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है प्रूफ, वहां से पूरा है कंप्लीट, यहाँ तक लिखा हुआ। किसी को भी कोई इस वे इसमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। एचपी में है इसलिए वर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, से ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड आया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, थ्योरी थोड़ी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। थोड़े और पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं ट्रायंगल में पॉइंट से रिलेटेड। नोट करते जाएं, कोई भी डाउट है तो पूछिए उसे। देखें आगे, नेक्स्ट वन, special points of a triangle, points of a triangle are also known as centers of a triangle. Special points of a triangle are centers of a triangle.
जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से हैं सेंटर्स? सेंट्रॉयड है, फिर इन सेंटर, फिर सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, एक्ट सेंटर्स, इन सभी की बात होगी यहाँ। सेंट्रॉयड, पहले डेफिनेशन क्या होती है सेंट्रॉयड की? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians. It is point of intersection of medians. मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉयड कहते हैं। आते हैं ट्रायंगल ABC बना लिया, एक मीडियन क्या है? मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये मिड पॉइंट पर ज्वाइन किया जा रहा है, ये अल्टीट्यूड नहीं है, 90 डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री जैसा हो, लेकिन होना जरूरी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, एक ही को एंगल को ये बाइसेक्ट नहीं करे, ये जाके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मिल रही है। वर्टेक्स को जब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं वही है मीडियन। ये AD, BE एंड CF, इन मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जनरली सेंट्रॉयड को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करते हैं। लेट अस अज्यूम कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस के x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2। और सेंट्रॉयड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेंट्रॉयड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1 इंटरनली स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स। तो यहाँ देखें तो AG:GD, ये जो रेशियो है ये क्या है? 2:1 है। BG:G निकालोगे वो भी 2:1 है, ठीक है। CG:FG कैलकुलेट करो, कोई भी मीडियन लो। सेंट्रॉयड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। तो अब इससे आप सेक्शन फार्मूला से G के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, दैट इज सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड दैट इज पॉइंट G विल बी, क्या करना है? 1 × x1, मतलब x1 हो गया, 2 × x2 प्लस x3 बाई 2, तो 2 कैंसिल, प्लस x2 प्लस x3 अपान 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए 1 × y1 प्लस 2 × y2 प्लस y3 बाई 2, तो आ गया y2 प्लस y3 अपान 1 प्लस 2, 3। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड G। देख लें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू है तो डायरेक्ट ये याद रखना है, इफ वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं, तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3, सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, वर्टाइसेस अपॉन 3। उसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन नहीं तो है x1 x2 x3 का, y1 y2 y3 का। सेकेंड, फर्स्ट नोट कर लिया सेंट्रॉयड, स्पेशल पॉइंट्स आर सेंटर्स, ठीक है। आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन था सेंट्रॉयड, सेकेंड है इन सेंटर, सेकेंड पॉइंट क्या है? इन सेंटर, इन सेंटर। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं सेंट्रॉयड पूछा जाए, ऐसे पूछ लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। आपको पता होना चाहिए फिर मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सेंट्रॉयड है, और आपने कैलकुलेट कर लिया। वर्ड सेंट्रॉयड ना लिख करके इस तरीके से आपको दे दिया गया क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकता है।
और सेंट्रॉइड से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आगे बताएंगे। अभी हम बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisectors, internal angle bisectors of angles of a triangle. It is point of intersection of internal angle bisectors. Angle bisectors जो एंगल्स बन रहे हैं एक ट्राइंगल में, जो इस तरह से एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इस एंगल ए का बाइसेक्टर, अब ये एंगल a/2 है। मैं यहाँ पे अगर इसको पॉइंट P लिख रहा हूँ या D लिख रहा हूँ, जैसे पहले D लिखा था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले वाला जो D और ये D सेम है, ये मीडियन नहीं है। या तो आप नेम चेंज कर लो, PQR कर लो, ये एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही दूसरी एंगल बाइसेक्टर यहां से देखें, ये बी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इसी तरह से सी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये एंगल C/2, एंगल C/2, ये CF है। ये सभी मिल रहे हैं एक पॉइंट पर I पर। इन सेंटर को जनरली I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। उससे पहले देखिए, इस साइड BC को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। AB को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c से। C के अपोजिट है, A के अपोजिट स्मॉल a से, और B के अपोजिट स्मॉल b से। अभी पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये देखा था। अब इस पॉइंट के वर्टाइसेस x1 y1 है, इसके हैं x2 y2 और इसके हैं x3 y3। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यह मीडियन मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, वैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहाँ जाके मिल रही है, D पर मिल रही है। तो उस D के लिए हम क्या बता सकते हैं, तो इसको लिखें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये जो AD है, ये इसको एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD डिवाइड्स अपोजिट साइड BC इन द रेशियो। ये जो अपोजिट साइड है BC, इसको एक रेशियो में डिवाइड करती है एंगल बाइसेक्टर AD। किस रेशियो में, दैट इज BD/DC। वो रेशियो क्या है, BD/DC है, और BD/DC ये रेशियो क्या है बताइए, ये रेशियो बराबर होता है इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के रेशियो के बराबर, मींस AB/AC के बराबर, दैट इज C/B। नोट कर लें, ये रेशियो है BD/DC जो है। कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होती है वो अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करती है। जो BD है वो C के एडजेसेंट है, तो BD/DC क्या है, C/B है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस एडवांस दोनों में ही क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन का जब हम लोग जेईई मेंस एडवांस की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। और केवल इस टॉपिक में ही नहीं, और भी टॉपिक्स हैं जिसमें ये यूज होता है। इन सेंटर, जेईई तक के टॉपिक की बात करें तो ऑलरेडी इन सेंटर वर्ड कहाँ यूज हो चुका है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल टॉपिक में, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अब आगे वेक्टर्स में यूज होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा, मतलब कई जगहों पर है और वहां पर सब में ये प्रॉपर्टी। ये एक आ गया। इससे आप D पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, मतलब ये है रेशियो अगर C/B। बताओ D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेक्शन फार्मूला से निकाल लोगे, कितना हो गया, B × x2
प्लस सी इंटू एक्स थ्री अपान बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट में लिखा है। ठीक इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट डी का। सेक्शन फॉर्मूले से बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री, या अलग से देख लिया उसे। अब बात करें इन सेंटर, जैसे सेंट्रॉयड इसमें डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में, इसी तरह से इन सेंटर भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को एक रेशियो में डिवाइड करता है। देखेंगे इन सेंटर आई डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी। एडी की अगर मैं बात करूं, सभी को अलग अलग रेशियो में डिवाइड करता है। यहां से सेंट्रॉयड था, सबके लिए फिक्स था रेशियो 2:1, लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में इन सेंटर जो है वो सभी में रेशियो सेम नहीं है, 2:1 नहीं है सबका, देखिए रेशियो लेकिन सिमेट्रिकल है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सेंटर आई डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी इन द रेशियो, क्या है रेशियो, AI:ID। एडी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो ये AI:ID, और ये रेशियो बराबर होता है, ध्यान देंगे, B प्लस C:A। क्या होता है रेशियो, B प्लस C:A। नोट करें, किसी को कुछ बोलना है इसमें, कोई डाउट है? सर B प्लस C कहाँ से आया? हाँ बोलो बेटा। B प्लस C कहाँ से आया? B और C साइड्स हैं, A B C साइड हैं। A से स्टार्ट कर रहे हो ना, A से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको B प्लस C पहले लिखना है और A बाद में लिखना है। अगर ये BE मीडियन लोगे तो B इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे तो क्या आएगा, C प्लस A:B। CF इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे, 3 एंगल बाइसेक्टर है, 3 है ना। पहली एंगल बाइसेक्टर A वर्टेक्स से ले रहे हो तो वर्टेक्स A से क्या लेंगे, A को बाद में रखना है, B और C को पहले, उनका सम B प्लस C:A। BE एंगल बाइसेक्टर को लोगे तो उसमें क्या होगा, C प्लस A:B, और C वाले एंगल बाइसेक्टर को लेंगे तो क्या होगा, A प्लस B। ठीक है, ओके। अब इसकी हेल्प से आप इंटरनल एंगल इसका लिख सकते हैं। देखिए AI, मैं यहाँ वापस ऊपर डायग्राम में देखिए, ये AI B प्लस C:A, इससे इसके I के कोऑर्डिनेट लिखो तो A इंटू क्या लिखोगे, x1, B प्लस C इंटू, जब इसको मल्टीप्लाई करो B प्लस C कैंसिल, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर I will be AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C, and Y coordinate is AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C। एक्सप्लेनेशन किससे आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूले से। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताएं। कोई भी डाउट है इसमें तो पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट सेंटर पे। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटर कौन सा है, थर्ड, एक्स सेंटर्स की पहले बात कर लेते हैं। चलो एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स, 3 एक्स सेंटर्स होते हैं एक ट्रायंगल में, जैसा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी था। क्या था डेफिनेशन, इट इज पॉइंट ऑफ और दे आर पॉइंट ऑफ, अगर 3 है तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक एक्स सेंटर के अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, one internal angle bisector and 2 external angle bisectors, 2 external angle bisectors।
ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का। ये ट्रायंगल था ए बी सी, इनकी साइड्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने, लेकिन बी एंगल को, बी साइड को एक्सटेंड किया, तो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, सी एक्सटर्नल एंगल, इनका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। ये पहला क्या आ गया, फर्स्ट एक्स सेंटर। ऐसे ही बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड सी और ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये क्या मिला, सेकेंड एक्स सेंटर। और इसी तरह से ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये मिला थर्ड एक्स सेंटर। यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। अगेन इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 हैं वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, क्या होंगे। तो देखें एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स। I1 के कोऑर्डिनेट्स पहले मैं लिखता हूं। I1 किस साइड के अपोजिट है, साइड ए के, एंगल ए के अपोजिट है। तो जो आपने इन सेंटर का फॉर्मूला लिखा था, इन सेंटर का क्या लिखा था, याद कीजिए, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c था। ये था इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। बस यहाँ एक कोई प्लेस पर क्या करना है आपको, माइनस ए कर देना है। ए के अपोजिट अगर एक्स सेंटर है तो वहां ए जो है वो साइन उसका चेंज हो रहा है माइनस ए, इन सेंटर वाले फॉर्मूले में। बाकी एज इट इज फॉर्मूला है, यही वाई कोऑर्डिनेट में भी होगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर याद है तो एक्स सेंटर्स उससे आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड I2 इसी तरीके से सिमेट्री से क्या लिखेंगे बताइए, ax1 माइनस bx2, बी वाला जो पार्ट होगा वो निगेटिव हो जाएगा बी के अपोजिट लेने पर। ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपान a माइनस b प्लस सी। बी के अपोजिट ले रहे हैं तो बी को माइनस कर दिया। एंड I3 में क्या होगा, ay1 माइनस, सॉरी c माइनस हो जाएगा, c निगेटिव होगा, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3, सिमेट्री से लिखना है, a प्लस b माइनस c। एंड ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपान a प्लस b माइनस c। I1 में a को माइनस करिए, I2 में b को माइनस कर दिए और I3 में c को माइनस कर दिए, मतलब प्लस a को माइनस a से रिप्लेस कर दीजिए इन सेंटर वाले फॉर्मूले में, प्लस b को माइनस b से रिप्लेस कर दीजिए और प्लस c को माइनस c से रिप्लेस कर दीजिए, जो इन सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा था, बस आ जाएगा आंसर। हाँ बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सुशांत, कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटर। कौन सा सेंटर होगा अगला? सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर, दो सेंटर्स और बचे हैं, इन दोनों को पढ़ेंगे। फोर्थ है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is point of intersection of perpendicular bisectors, perpendicular bisectors of sides
It is point of intersection of perpendicular bisectors of sides. देखते हैं क्या है इसका मतलब। ये है एक ट्रायंगल ए बी सी। बी सी ये जो साइड है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसे बाइसेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर ये डी है तो ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ a/2, बी डी बराबर डी सी, और ये लेंथ भी a/2, ये मिड पॉइंट है और इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और उसे बाइसेक्ट करने वाली लाइन को ही कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही AC के परपेंडिकुलर हो और AC को जो लाइन बाइसेक्ट करे उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यही AB के साथ है, AB के परपेंडिकुलर और उसे बाइसेक्ट करे लाइन। इन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज सर्कमसेंटर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं सभी। ये DS आगे जाकर के वर्टेक्स A से पास होना कोई जरूरी नहीं। यहाँ वर्टेक्स से नहीं ड्रॉप किया गया, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे जाकर के वर्टेक्स A B C पर इंटरसेक्ट करें या नहीं करें, दोनों ही हो सकता है पॉसिबिलिटीज। इन जनरल नहीं करें। इन पर्टिकुलर ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, तो वहां पे कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है। ये है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर को अगर सेंटर लेकर के एक सर्कल बनाए, सेंटर लेकर के, और रेडियस क्या ले, डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स। ये जो डिस्टेंसेस होती हैं ये सभी इक्वल होती हैं, AS BS एंड CS। यही क्या होता है, सर्कम रेडियस, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक S इज circumcenter, then SA will be equal to SB will be equal to SC। अगर आपसे सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे गए, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम, मान लीजिए आपको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। x1 y1 दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए -1, 2 दिया है, x2 y2 दिया है 0, 3 दिया है, x3 y3 दिया है 5, 7 लिखा हुआ है। ये तीनों वर्टेक्स दिए हैं और आपसे कहा गया कोऑर्डिनेट बताओ सर्कमसेंटर के, तो उसको आप एज्यूम कर लीजिए अल्फा बीटा, और ये डिस्टेंस फार्मूला से ऐसे बराबर SB बराबर SC से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ केसेस होते हैं सर्कमसेंटर निकालने के लिए, वो आपको बताएंगे। एक फार्मूला भी है वैसे, जैसे कि बाकी के लिए फार्मूला था, सेंट्रॉइड के लिए क्या फार्मूला था, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इन सेंटर के लिए फार्मूला था, एक्स सेंटर्स के लिए फार्मूला था। तो क्या सर्कमसेंटर के लिए भी कोई फार्मूला है? हाँ है फार्मूला, लेकिन फार्मूले को यूज करके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, मतलब ज्यादा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। और हम तकलीफ वाला काम तो करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आसानी से IIT में हो जाए सिलेक्शन, ठीक है। कुछ लोग तो बिना पढ़े ही होना चाहते हैं, उतनी भी आसानी से नहीं होगा, लेकिन चाहते हैं ना कि आसानी से हो जाए सिलेक्शन, तो उसको आसान करने के लिए फार्मूले को यूज ना करें। मैं फार्मूला लिखवा रहा हूं, इन जनरल यूज नहीं होगा। बहुत ही स्पेशल केस बना करके दिया जाए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे केवल एक बार जरूरत पड़ी है, लास्ट 23 ईयर्स या 24 ईयर्स कह लें, जब मैं 12th पास से, जब से IIT की तैयारी कर रहे हैं, जब से पढ़ा रहे हैं 19 ईयर्स से, केवल एक बार अब ऐसा बना के दिया जाए तो जरूरत पड़ सकती है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितनी जरूरत पड़ने वाली है। मैं लिख रहा हूं फार्मूला, लेकिन यहां पर लिख लें वार्निंग, ठीक है, कि जब किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन ना बन रहा हो, किसी भी दूसरे मेथड से नहीं बन रहा हो, ट्राई कर करके थक जाएं, तब जाकर के ये लगाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर लिखेंगे
वैसे कई पढ़े लिखे भी होशियार बच्चे हैं क्लास में, मतलब पहले से थोड़ा बहुत कहीं कहीं पढ़ देते हैं, तो मालूम हो सकता है उनको। कोई बताना चाहता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर्कम सेंटर के? सर x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus तो x2 याद है sin इसको, हाँ, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b plus प्लस x3 sin 2c upon sin 2a plus sin sin 2b 2a plus sin प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए? x1 x2 x3 तो दिए हो रहेंगे, लेकिन sin 2a नहीं दिया है। और एंगल कैलकुलेट करना, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। क्यों? पहले स्लोप निकालोगे, फिर उससे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। और वो पढ़ेंगे उससे भी अगर कर लेंगे पढ़ने के बाद भी, तो भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए दूसरे मेथड्स पहले अप्लाई करते हैं। sin 2b प्लस sin 2c। y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के ही सिमेट्रिकल लिखा गया। x कोऑर्डिनेट है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक इसी तरह से y कोऑर्डिनेट है y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर? नेक्स्ट देखें, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सेंटर, लास्ट वन कौन सा है? आर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर है? लास्ट वन, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर कौन सा होता है? डेफिनेशन, the center meeting point of पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes, point of intersection of altitude, it is point of intersection of altitudes, it is point of intersection of altitudes। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है altitudes का, उसी को कहते हैं आर्थो सेंटर। अब altitudes क्या है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ले लीजिए ट्रायंगल एबीसी, वर्टेक्स ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डालिए, बी से एसी पे परपेंडिकुलर डालिए, सी से एबी पे परपेंडिकुलर डालिए। ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये मिड पॉइंट पे जाके मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये अल्टीट्यूड है। तो ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल में, सभी अलग अलग होते हैं। अल्टीट्यूड अलग होता है, मीडियन अलग है, एंगल बाइसेक्टर्स अलग है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, और उसके अकॉर्डिंग सेंटर्स आते हैं अलग अलग। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं यहाँ ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अगेन आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का भी फार्मूला है, लेकिन फिर से जैसे सर्कम सेंटर के लिए मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला न यूज करें। फार्मूला बताया जा रहा है, लेकिन फार्मूला से क्वेश्चन ना सॉल्व करें। दूसरे जो मेथड्स हैं उससे ज्यादा आसानी से हो जाता है ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी एंगल्स कैलकुलेट करके कैलकुलेट करना ज्यादा टफ होगा। दूसरे मेथड्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह उससे भी बन जाएंगे, वो भी ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू जो फार्मूला बताया जा रहा है आपको। फिर भी फार्मूला एकदम फॉर्मेट में यही दिए गए हैं, सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वार्निंग ध्यान रखें कि इसको लास्ट में यूज करना है। मतलब कई बार होता है ना, भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, फिर बाद में नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो उस फार्मूले पर इतनी एनर्जी लगा रहे हैं याद करने में, तो उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्थो सेंटर, तो वहां पे लिख लें कि इस फार्मूले को याद कर, भले ही कर लें सेम फॉर्मेट में, अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में यही आ जाए कि आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4 ऑप्शन दे दें।
ठीक है, याद है तो अच्छा है, आपने ठीक कर लिया, लेकिन वो भी नहीं आया है कभी, मतलब इस फॉर्मूले पर बेस्ड जेई में तो कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। आर्थो सेंटर आया है लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उसके कॉन्सेप्ट्स आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन में आर्थो सेंटर आ जाए तो क्या क्या तरीके हैं, क्या रिलेशंस होती है सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड में, ये सारे पॉइंट आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ। क्या होता है कोऑर्डिनेट, जैसे वहां लिखा था sin 2a sin 2b sin 2c लिखा था, यहाँ tan a tan b tan c होता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्थो सेंटर विल बी x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c। ये है आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की तरह ही लिखा गया है। ये 5 सेंटर्स थे, कौन कौन से, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर। उससे पहले हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, डिस्टेंस फार्मूला। इनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी आएंगे पहले, इनकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे कि आर्थो सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चंस की बारी आएगी। कोई भी इसमें डाउट है देख लें, मामले में कुछ पूछना है किसी को, अभी तक जो पढ़ा आज उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो और थ्योरी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पर।